Welcome to online channel of Mastermind Public School Piparia. So now we are continuing second part of class 10 science chapter 1 chemical reaction and equation. So in last part we have discussed about what are the chemical reactions, how does it takes place, what are the changes takes place, and now today we will discuss about the types of chemical reaction. So you have studied about the chemical reaction in class 9 that in a chemical reaction that atom of one element doesn't change to another element, but there is a chemical reaction takes place by which the rearrangement of bonds takes place during a chemical reaction. तो वो किस तरीके से अलग अलग टाइप के रिएक्शन आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं. तो स्टार्टिंग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो फर्स्ट टाइप इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर देखेंगे, आपके चैप्टर में गिवन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, कुछ एग्जांपल यहाँ पर अपन स्टडी करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. So in a combination reaction you can see two or more reactants combine to form a single product. Two or more than two reactants, हमने देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टू पार्ट होते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हम हमेशा रिएक्टेंट लिखते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट. तो टू और मोर रिएक्टेंट टू कंबाइन to form a single product. Whenever the reaction in which two or more reactant combine to form a single product. तो कैसे अपन देख सकते हैं कि सिंपली एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ चारकोल. बर्निंग ऑफ कोल सिंपली एक एग्जांपल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जिसमें कि कोल जो है वो कार्बन है, फिजिकल स्टेट हो जाती है सॉलिड, और बर्निंग का मतलब सिंपली ऑक्सीजन गैस से उसका रिएक्शन हो रहा है. और यहाँ पर अल्टीमेटली जो कंप्लीट बर्निंग पे क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हो जाता है गैस. तो कैसे टू रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं. तो इस तरह के कुछ एग्जांपल हो जाते हैं which are known as combination reaction. Whenever two or more than two reactant ऐड होकर के रिएक्ट करके कंबाइन होकर के किसी तरह का एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट, उस तरह के रिएक्शंस आपके कैसे एग्जांपल हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फिर सिंपली एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी का बनना या जल का बनना. तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में आप देख सकते हैं जैसे कि हाइड्रोजन है, गैस हो जाती है, ऑक्सीजन गैस हो जाती है, और दोनों कंबाइन होकर के आपको क्या बना देते हैं, वाटर. तो यहाँ पर देख सकते हैं फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और H2O यहाँ पर आपका लिक्विड हो जाता है. तो किस तरीके से रिएक्टेंट जो है आपस में कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्म कर रहे हैं. तो इस तरह के रिएक्शंस आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के. समटाइम्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि किसी तरह का टेम्परेचर में राइज हो जाता है, या फिर अपन बोलते हैं एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि हीट रिलीज हो रही है और किसी तरह का कोई एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को अपन यहाँ पर बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक और सब टॉपिक यहाँ पर हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच heat is released along with the formation of a product. तो किसी तरह का एक प्रोडक्ट बन रहा हो किसी एक रिएक्शन में और साथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट उसमें रिलीज हो रही है, तो हम बोलेंगे कि हीट जब भी रिलीज हो रही है और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऐसे रिएक्शन कैसे हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल. जैसे अपन एक एग्जांपल से बात करें यहाँ पर, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक सब टॉपिक देख रहे थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेफिनेशन में कहा कि रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट. तो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है किसका, क्विक लाइम, यानी कि बिना भुजा हुआ चूना. बाजार में आपको जो चूना पत्थर मिलता है, तो क्विक लाइम, जिसका फॉर्मूला हो जाता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मली
फिजिकल स्टेट कैसे मिलती है आपको, सॉलिड। उसका आप जब भी वाटर में रिएक्शन कराते हैं, वाटर लिक्विड में, तो अल्टीमेटली क्या बनता है यहाँ पर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में बनता है, जिसको अपन यहाँ पर बोल देते हैं स्लेक लाइम, यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इस रिएक्शन में नॉर्मली आपने हाउस होल्ड प्रिपरेशन में देखा होगा कि बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक प्रोडक्ट बन रहा हो, साथ में सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो आपका एग्जांपल हो जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल जैसे कि क्विक लाइन से स्लेक लाइन का बनना। Now second type of chemical reaction is now decomposition reaction. So previously discussed the combination, now the decomposition. So you can say the decomposition is opposite of combination. So decomposition reaction में simply हम क्या कहते हैं कि any compound split into two or more simple substances. कि जब कोई एक compound ब्रेक होकर के, टूट करके या स्प्लिट होकर के टू और मोर कंपाउंड, वो भी सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को अपन ने क्या बोल दिया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड ए है, तो रिएक्शन के बाद स्प्लिट होकर के टू कंपाउंड बी और सी में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस तरह के जो रिएक्शन हो जाते हैं वो कहलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ जब डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो किस सोर्स के थ्रू हो रहा है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उनके फर्दर सब टाइप हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला है आपका थर्मल डीकम्पोजिशन, सेकंड हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और सी हो जाता है आपका, थर्ड हो जाता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नॉर्मली होता ये है कि डीकम्पोजिशन के लिए आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी उस कंपाउंड को देनी होती है, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या है, उस अकॉर्डिंग आपके जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो 3 टाइप्स के हैं। कि अगर सोर्स थर्मल है तो थर्मल डीकम्पोजिशन, अगर एनर्जी का सोर्स इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन, और अगर डीकम्पोजिशन के लिए अपन ने लाइट एनर्जी यानी कि फोटो एनर्जी का यूज किया है तो वो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो वन बाय वन अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। सो थर्मल डीकम्पोजिशन, कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, कि जब भी आप डीकम्पोजिशन के लिए जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रही है, वाया हीटिंग। कि किस सोर्स बाय विच सोर्स यू आर गेटिंग द एनर्जी फॉर डीकम्पोजिशन, तो वाया हीटिंग। तो वो डीकम्पोजिशन किस कैटेगरी में आ जाएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि अपन एक एग्जांपल देखेंगे, लाइमस्टोन, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज द लाइमस्टोन। नॉर्मली ये सॉलिड होता है, ये आपका ब्रेक होकर के किस टू कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड आपका सॉलिड हो जाएगा और CO2 आपकी क्या हो जाएगी, गैस। तो इस तरह से यहाँ पर आपको हीट देनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका जो लाइमस्टोन है वो आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, तो देन इट कॉल्ड एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइमस्टोन का क्विक लाइम में कन्वर्जन, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन आप एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करते हैं तो वो क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड सम अमाउंट ऑफ CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम यहाँ पर बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, के व्हेनेवर डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, के जो एनर्जी के सोर्स के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, तो देन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर का अपन स्प्लिट करें, तो वाटर को स्प्लिट करेंगे तो डेफिनेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेंगी आपको, और यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। कि whenever decomposition is carried out by the passing electricity, फॉर एग्जांपल जैसे कि वाटर को ब्रेक करके आप वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना चाहें, तो वो आपके लिए हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। आपके बुक में एक डायग्राम भी गिवन है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का, डायग्राम नंबर डायग्राम नंबर 1.6 का आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन का। तो यू कैन सी यहाँ पर प्लास्टिक मग में आपका वाटर स्टोर्ड है
और 2 जो इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट वन इज एनोड एंड कैथोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्टेड हैं आपके यहाँ पर बैटरी से और बीच में स्विच अप्लाइड है और इन इलेक्ट्रोडों के कांटेक्ट में डायरेक्टली क्या है आपका वाटर, और दोनों इलेक्ट्रोड के अराउंड आपको टेस्ट ट्यूब लगे हुए दिखेंगे और जो आपके बबल्स के फॉर्म में यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक्यूमुलेट होते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिसिटी करंट के थ्रू आप एनर्जी अप्लाई कर करके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Now third type of decomposition reaction you can see photolytic decomposition. Whenever you use the energy by the sunlight for the decomposition, so this reaction is called as a photolytic decomposition. For example, जैसे कि AgCl, that means silver chloride. तो silver chloride by absorbing the sunlight converted into the solid silver and the chloride gases. So ऐसे certain reaction आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? Black and white photography वाले कंडीशन में, या फिर आप कह सकते हैं कि whenever we develop एक्सरे, तो उस कंडीशन में आपको ये रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने के मिल सकती है, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तीनों रिएक्शंस हो रहे हैं यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यहाँ पर जो है एनर्जी हमको रिएक्शन को कराने के लिए बाहर से अप्लाई करनी पड़ रही है। तो एक टर्म यहाँ पर आ जाता है, वो टर्म है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। इससे पहले हमने देखा था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन में कि जब कोई नया प्रोडक्ट बन रहा है और सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है तो उसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा था। लेकिन यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं तीनों टाइप ऑफ रिएक्शंस में आपको एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, यानी कि बाहर से एनर्जी आपको अप्लाई करने पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ समटाइम्स हीट, समटाइम इलेक्ट्रिसिटी और समटाइम्स सनलाइट। सो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि आपको कंपाउंड को स्प्लिट करने के लिए बाहर से एनर्जी या तो हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी या फिर लाइट के फॉर्म में अप्लाई करनी पड़ती हैं, ऐसे रिएक्शन आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन में कैटेगराइज होते हैं। तो द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट और हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट इनटू सम कंपाउंड आर कॉल्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर अपन ने देखा टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। Now further we discuss about the displacement reaction. Now the third type of chemical reaction in this chapter is displacement reaction, which is given as a more reactive element displaces less reactive element from its salt solution. So इसके लिए आपको एक टॉपिक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अगर आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कुछ एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी यानी कि रिएक्शन करने की एबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट होता है वो सीरीज में पहले आता है और जो लेस रिएक्टिव है एलिमेंट है वो आपको सीरीज में बाद में आता है। तो इस सीरीज को आप एक बार देख लें या मेमोराइज कर लें, तो उसके बाद आप ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से राइट कर सकते हैं। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर सकता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल आपके जो बुक में गिवन है कैसे आयरन यानी कि मेटल है एक, ये सॉलिड फॉर्म में है, कॉपर सल्फेट में आप आयरन को अगर डुबाएंगे उसके सॉल्यूशन में तो वो आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएगा और सॉल्यूशन यानी कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। एक सिंपल रिएक्शन यहाँ पर हो रही है जिसको अपन कह रहे हैं कि कॉपर आयरन जो है कॉपर को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा करके उसको डिस्प्लेस कर दे रहा है और अपना खुद का सॉल्ट सॉल्यूशन बना दे रहा है। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन यहाँ पर डायग्राम में गिवन है कि जब आप आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों हो जाता है, तो वो इस रिएक्शन यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। सो यहाँ पर आप डायग्राम में एक देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में किस तरह से हमने आयरन नेल को सस्पेंड किया हुआ है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और जब उस सॉल्यूशन को हम कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं तो क्या देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नॉर्मली ब्लू कलर का होता है वो चेंज होकर के कलर चेंज हो जाता है। दैट मीन्स जो आयरन है
वो डिजोल्व हो रहा है और अपना सल्फेट सोल्यूशन बना रहा है और कॉपर वहाँ से डिस्प्लेस हो रहा है, दैट्स वाई जो सोल्यूशन का कलर है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। सो इस प्रीवियस जो डायग्राम आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया, इसमें अपन क्या देखते हैं कि आयरन जो है कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो प्रीवियसली जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है, वो रिएक्शन के बाद यहाँ पर ये ग्रीन इसलिए हो जा रहा है क्योंकि ग्रीन कलर फेरस सल्फेट को रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। सो सेम वे अनदर एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे जिंक जो है कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करता है, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन रहा है और यहाँ पर कॉपर डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो ये सेम टू सेम एक और एग्जांपल है जिसमें आप कह सकते हैं कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, तो जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्शन है, तो इसलिए अपन बोल रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इसलिए अपन ये रिएक्शन क्या कहला रहे हैं, आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एफर्ट करना ये है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप सर्च कर सकते हैं और उस सीरीज में एलिमेंट का एक सीक्वेंस गिवन है। तो जो एलिमेंट सीरीज में पहले आ रहा है वो बाद में आने वाले एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अपोजिट इम्पॉसिबल हो जाता है। Now another type of chemical reaction which is given in your book, double displacement reaction. So this reaction is same as the previous type of reaction जिसमें अपन ने कहा था कि displacement, but यहाँ पर एक word लगा हुआ है double, that means two types of displacement taken place here. तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ion between the two compounds. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाउंड नंबर 1 यहाँ पर है सोडियम सल्फेट और कंपाउंड नंबर 2 है आपका बेरियम क्लोराइड। तो इन दोनों कंपाउंड के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, जिससे कौन सा रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में कौन कौन से आयन मौजूद है, सिंपली सोडियम प्लस आयन है और आपका यहाँ पर सल्फेट 2 माइनस आयन है। यहाँ पर बात करें तो आपका बेरियम 2 प्लस आयन है और क्लोराइड माइनस आयन है। तो रिएक्शन क्या बोल रहा है कि a reaction in which new compound are formed by mutual exchange of ion between the two compound। तो आप देख सकते हैं दोनों कंपाउंड के बीच में क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सोडियम प्लस आयन जो है वो क्लोराइड माइनस आयन से कंबाइन हो जा रहा है और बेरियम जो 2 प्लस आयन है वो सल्फेट आयन से कंबाइन हो जा रहा है। तो सिंपली क्या हो रहा है, कंपाउंड के बीच में आयन का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जा रहा है और सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड के बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, क्या कहलाता है आपका, विच इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समटाइम्स कुछ रिएक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको बेरियम सल्फेट का क्या मिलेगा, आपका प्रेसिपिटेट, यानी कि बेरियम सल्फेट आपका जो टेस्ट ट्यूब है या बीकर है उसमें आपका वो नीचे सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी होता है, इसलिए बोल देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा फिर अपन देखेंगे फोर्थ टॉपिक हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन एंड द रिएक्शन। ये भी आपके केमिकल रिएक्शन के टाइप में आ जाते हैं। नाउ फिफ्थ टॉपिक है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के टाइप का ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन। तो पहले डिस्कस करते हैं अपन ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कैन बी पॉसिबल बाय द टू वेज in any type of chemical reaction। तो if you can adding of oxygen, तो whenever किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सिंपली एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जा रहा है, तो उसमें अपन उसको क्या देंगे, ऑक्सीडेशन। या फिर किसी कंपाउंड के रिएक्शन के बाद आपको कौन सा गैस लिबरेट होता हुआ दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता हुआ दिख रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इन दोनों टाइप के रिएक्शन को आप क्या कह देंगे यहाँ पर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो या तो वो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस के कारण ऑक्सीडेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पर देखें कि कॉपर को अपन अगर रिएक्ट कराएं तो यहाँ पर आपको
कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। तो ये एक तरह से सिंपली किस तरह का एग्जांपल हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है कॉपर में, जिससे बन रहा है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो ये तो एक तरह का क्या हो जाता है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर आप कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ H2, यानी कि H2 का हटना। यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जैसे कॉपर का आप रिएक्शन कराएं वाटर से, तो यहाँ पर आपका CuO प्लस आपका H2 गैस मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ लिखा है, ये एक तरह से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये एक तरह से कैसा एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन का सेकंड कंडीशन में। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। सेकंड इसी में रह जाते हैं अपन रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है, नाउ रिडक्शन रिएक्शन किस टाइप से पॉसिबल हो सकता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो सकता है कि किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन को आप ऐड कर रहे हैं, या फिर उस कंपाउंड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। दोनों ही कंडीशन में कैसे रिएक्शन हो जाएगी आपकी, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जस्ट आप अपोजिट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दीजिए, या फिर उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए। दोनों ही रिएक्शन आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कॉपर आ रहा है और साथ में वाटर हो रहा है रिमूव, एंड यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड को ऊपर हाई अमाउंट में हीट कर दे तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन गैस रिमूव हो जा रहा है। तो दोनों ही रिएक्शन आपके रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ। कि ऑक्सीडेशन के डेली लाइफ में आपको क्या कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, वो किस प्रकार होते हैं और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सो नाउ इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन द डेली लाइफ। ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन हमने अभी समझा कि किसी भी कंपाउंड या फिर सब्सटेंस का ऑक्सीजन से रिएक्शन होना या फिर उसमें से हाइड्रोजन का निकल जाना, ये क्या था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन था। तो इसका एप्लीकेशन अपन डेली लाइफ में देखते हैं कि सबसे पहले एग्जांपल हो जाता है डेली लाइफ ऑक्सीडेशन का कोरोजन, और एक हो जाता है रेंसिडिटी। तो एक एक करके दोनों टॉपिक को अपन यहाँ पर देखते हैं। कोरोजन क्या कह रहा है कि व्हेनेवर अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू द सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम, a layer of hydrated oxide is formed which weaken the metal and hence metal is said to be corrode। कि क्या हो रहा है कि जब कभी भी कोई मेटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में मौजूद कुछ सब्सटेंस, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं मॉइस्चर, साथ में ऑक्सीजन, या फिर किसी टाइप के किसी एसिड के कांटेक्ट में आ रहा है, फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो मेटल का क्या बन जाता है, मेटल ऑक्साइड, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ आपको क्या मिलेगा उसमें, वाटर। सो इस तरह की जो रिएक्शन हो जाती है वो जाती है एक तरह का कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑफ द सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जांपल ऑफ द कोरोजन। जैसे कि सबसे कॉमनली आपको कोरोजन क्या हो सकता है, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना, इसके अलावा सिल्वर यानी कि चांदी में ब्लैकनिंग हो जाना, और ग्रीनिश लेयर कहाँ पर आपके कॉपर में। तो ये तीनों एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके एक तरह से डेली लाइफ ऑक्सीडेशन, जिसको अपन बोल रहे हैं मेटल के लिए कोरोजन। फिर इसके बाद कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड पेंटिंग। कि इस कोरोजन को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो आप उस मेटल को प्लेट कर दें, यानी कि एक मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की परत चढ़ा दें जिससे कि वो कोरोजन ना हो, और वो जो परत चढ़ा रहे हैं जिस मेटल की, जो लेयर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। जैसे कि अपन आयरन के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं जिसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो इस तरह के करना, या फिर इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, उस मेटल को सरफेस को आप चाहे तो पेंट कर दें, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप एक मेटल के ऊपर दूसरे नॉन रिएक्टिव मेटल की परत को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फिर सेकंड एग्जांपल हो जाता है आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ का आपका रेंसिडिटी। नाउ रेंसिडिटी क्या होता है इसको अपन थोड़ा समझें।
another effect of oxidation in daily life is rancidity. तो what is the rancidity? The oxidation of फैट और ऑयल्स. जो भी आपके फूड प्रोडक्ट होते हैं उनमें नॉर्मली ऑयल या फैट मौजूद होते हैं, तो उन ऑयल या फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है जब भी वो काय से एक्सपोज हो जाते हैं, एयर से एक्सपोज हो जाते हैं. व्हेनेवर द फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड गॉट कांटेक्ट विद द एयर, उनका क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपली एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है और द फूड प्रोडक्ट में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, बैड स्मेल और बैड टेस्ट ऑफ द फूड. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है आपका, रेंसिडिटी. द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर इज नोन एज द रेंसिडिटी. इट लीड्स टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ द फूड substances. So whenever food substance exposed to the air, they got oxidized and the fat and oil present in them got oxidized, that lead to the bad smell and bad taste of the food. तो कैसे हम इस रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी क्या हो जाता है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट. कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो नॉर्मली ऐसे फूड सब्सटेंस में मिलाए जाते हैं जिसमें अधिक मात्रा में आपके फैट या ऑयल्स होते हैं, जैसे कि चिप्स वगैरह है या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें अधिक अमाउंट में फैट या ऑयल होते हैं. तो उनको बैड स्मेल और बैड टेस्ट होने से बचाने के लिए उनमें क्या पहले से ऐड किए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट. कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर. जो भी फूड आपके एक्सपोज हो रहे हैं अगर एयर को, तो उनको एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करें तो उनका रेंसिडिटी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं. फिर थर्ड है रिप्लेसिंग बाय नाइट्रोजन. कि जो भी फूड सब्सटेंस अपन जब नॉर्मली क्या होता है, जब फैक्ट्री में जो फूड सब्सटेंस पैक्ड होते हैं तो नॉर्मली आपने देखा होगा किसी भी टाइप के पैक्ड फूड में आपको एयर या कुछ तरह का एक एयर भरी हुई मिलेगी. एक्चुअली में वो एयर ना होकर के क्या हो जाता है, नाइट्रोजन गैस. तो नाइट्रोजन गैस कंपेयर टू ऑक्सीजन थोड़ा हैवी होता है तो उसको रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन को. इस तरह से रेंसिडिटी के कारण फूड बच जाता है. सो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन. एंड लास्ट जो आपका मेथड है फॉर प्रिवेंशन द रेंसिडिटी हो जाता है रेफ्रिजरेशन. के जो भी आपका फूड सब्सटेंस उसको आप ठंडे टेम्परेचर यानी कि रेफ्रिजरेशन में स्टोर करें. तो यहाँ पर हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में एक तो हो जाता है कोरोजन और दूसरा रेंसिडिटी. सो नाउ द टॉपिक चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन आर कंप्लीटेड इन पार्ट 2 and thank you for watching our video and of Mastermind Public School Piparia, and do subscribe our channel, share and like our videos and study well.